नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत त्रे में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, फाइनली जो है 33 दिन के बाद अमित शाह साहब ने मुंह खोला। लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि इस्तीफे के बाद से जो संघ के एकलव्य थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एकलव्य जो थे, जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति, वो आखिर कहाँ है? इस्तीफा दे दिया उन्होंने, लेकिन हैं कहाँ? कपिल सिब्बल से लेके के और जयराम रमेश तक विपक्ष के तमाम लोगों ने सवाल उठाया। आरोप तो यहां तक लगा दिए गए कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है ताकि वो मीडिया के सामने सच्चाई ना बता पाए। फाइनली 33 दिन बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो सामने आए। उन्होंने एक एजेंसी के सवालों का जवाब देते हुए बताया है, जगदीप धनखड़ के बारे में कमेंट किया है। सर, मेरा सवाल यह है कि आखिर इतने दिन बीतने के बाद गृह मंत्री को इस बात पे सफाई क्यों देनी पड़ रही है? अगर उनको बताना ही था देश को तो वो तो पहले दिन भी बता सकते थे। जिस दिन पहली बार सवाल उठाया गया था उसी समय बोल देते, सबका मुंह बंद हो जाता। पर 33 दिन बाद क्यों? क्या तैयारियों के लिए इस समय की जरूरत थी या कुछ और खेल है इसके पीछे? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल है, इंटरेस्टिंग डेज है, इंटरेस्टिंग दौर। 21 मई की शाम को इस्तीफा होता है। इस्तीफे के अंदर कारण लिखे होते हैं। और जो आपने जिस इंटरव्यू की बात की, जिस एजेंसी की बात की, वो ये मान लीजिए कि वो इंटरव्यू कल रिकॉर्ड हुआ होगा, ऐसा मान सकते हैं। आज ब्रॉडकास्ट, इतना अर्ली तो इंटरव्यू रिकॉर्ड होता नहीं। तो 33 दिन के बाद एग्जैक्टली सवाल क्या था? सवाल क्या था कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है क्या? सच बताइए। तो इस्तीफा बता दिया, स्वास्थ्य कारण उसमें लिखे हुए थे, इसमें कोई नई रेशोद्घाटन तो कुछ है नहीं। सवाल, असली सवाल क्या है? ये हाउस अरेस्ट और ये सारी चीज तो लोगों की अपनी अपनी, वो भी काइट फ्लाइंग जो भी करते हैं, विपक्ष करता है, मीडिया करता है, जो भी। सवाल ये था कि आखिर धनखड़ साहब कहाँ है? तो 33 दिन के बाद भी क्या आपको उसका जवाब मिल गया? हाउस अरेस्ट का तो टिप्पणी पे जवाब नहीं दिया, वो कहां पर है इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। केवल किस बात का जवाब दिया कि स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया, अच्छा काम किया, उन्होंने सारे कैबिनेट का, प्रधानमंत्री का, सबका धन्यवाद। मूल सवाल क्या था? मूल सवाल तो यह था कि वो कहां पर है, क्या उनको हाउस अरेस्ट किया गया है? उस पर तो कोई टिप्पणी है नहीं। ये क्यों किया गया? और ये एजेंसी का भी इतिहास भूगोल सारा जानते हैं आप। बेसिकली ये एजेंसी किस रूप में ख्यात है या कुछ और है, उसको तो सारा देश जान रहा है। जब भी कभी कभी ऐसी चीज होती है तो कभी प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ऐसे ही लिया जाता है, आज गृह मंत्री जी का इंटरव्यू लिया गया। तो बेसिकली एक बात तो आप माननी पड़ेगी कि चाहे वो बिहार की यात्रा हो, चाहे रामलीला मैदान में एसएससी के बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा हो, या ओवरऑल देश का जो भी नैरेटिव, उस सारे में भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों से लगातार, चाहे वो पार्लियामेंट का सेशन ऑफ कोर्स 1 महीने तक हो, एसआईआर का मसला, उस पर लगातार बैकफुट पे सरकार है, लगातार बैकफुट पे है। और किसी भी चीज पे वो फ्रंट फुट पे आके खेल ही नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश जरूर करते हैं ऊंचा बोल करके, धमका करके, जो बीजेपी का एक टिपिकल सिस्टम है, इकोसिस्टम, आईटी सेल के जरिए और के जरिए। लेकिन हकीकत यह है कि सवालों के जवाब मोदी जी तो कभी देंगे नहीं, सवाल जवाब वो तो भूल जाइए आप। वो चुनाव के दौरान जिस तरीके के इंटरव्यू होते हैं वो एक अलग पक्ष है। अब तो वैसा कोई दौर नहीं है। तो अब अमित शाह जी का एक स्पेशल इंटरव्यू प्लान किया गया और उसमें यह बताया गया कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति साहब ने इस्तीफा दिया था। सारी बात है वो संवैधानिक बंद। देश ये तो पूछ नहीं रहा था इस्तीफा क्यों दिया था, वो तो पता लग गया सबको। आपने कागज पे क्या लिखा, उसके बिटवीन दी लाइंस क्या है, वो देश को पता लग गया। उसमें बहुत ज्यादा विद्वता की जरूरत नहीं थी। जरूरत इस बात की थी कि धनखड़ साहब कहाँ है, उसका जवाब तो नहीं मिला। तो सवाल तो मूल वही खड़ा है। हाउस अरेस्ट और वो बाकी चीजें तो बाद की बात है। यही बता देते भाई धनखड़ साहब दिल्ली में, राजस्थान में या कहीं पर है, स्वास्थ्य लाभ कर रहे, जो भी कर रहे। तो जो यक्ष प्रश्न था वो तो अनुत्तरित है। और यही भारतीय जनता पार्टी का एक स्टाइल स्टेटमेंट है पिछले 11.25 साल में, कि पहले बात तो जवाब मत दो, और जवाब दो तो इस अंदाज में दो कि सामने वाला ना तो कोई काउंटर क्वेश्चन पूछ पाए। हालांकि इस एजेंसी का तो इतिहास भी है कि उसका काम प्रोपेगेंडा करना है, सवाल और काउंटर सवाल पूछने का। आजकल इस देश में दौर खत्म हो गया। तो उसके बावजूद जो मूल सवाल था, गृह मंत्री जी रोज रोज तो वो इंटरव्यू देते नहीं। जो इतना एक जिस तरीके से कही वैल्यूड इंटरव्यू है, और उसमें भी जो सवाल था वो सवाल यूं कहीं अनुत्तरित है कि वो कहाँ है। हाउस अरेस्ट छोड़ भी दीजिए, आप केवल बता दीजिए कहां पर है। और ऐसी ही एक घटना आपको याद दिलाऊं, कुछ साल पहले जब 370 हटाया था, तो संसद के अंदर फारूक अब्दुल्ला साहब के बारे में पूरे विपक्ष ने हंगामा किया कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, उनको सदन में नहीं आने दिया जा रहा। उस समय माननीय अमित शाह जी ने सदन में, आपको याद होगा, ये कहा था कि उनको कहीं हाउस अरेस्ट नहीं किया गया। और अगले दिन फिर आपने फारूक अब्दुल्ला की चीखे मारते हुए कि अपने श्रीनगर वाले घर से
वो वीडियोस देखी होंगी जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा घर बाहर से वो कर रखा है, मैं हाउस अरेस्ट में। तो सदन के पटल पर भी क्या होता है, ये तो एनआई का इंटरव्यू है तो कोई खास बात नहीं, लेकिन मूल प्रश्न वही है कि जब देश के उपराष्ट्रपति का, पूर्व उपराष्ट्रपति के वेयर अबाउट्स नहीं पता इस्तीफे के बाद से लेकर के 21 जुलाई से लेकर के आज 25 अगस्त है, और आज तक भी ना किसी ने उनके बारे में कोई बात सुनी। तमाम विपक्ष के लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनको फेयरवेल देने के लिए भी संपर्क करने की कोशिश की गई, उनका वेलबींग जानने के लिए भी कोशिश की गई। बड़े बड़े लोग, कपिल सिब्बल ने तो यहाँ तक भी कहा कि क्या मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी केवल ये कह के गृह मंत्री जी ने कि इस पर बहुत ज्यादा कयास लगाने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने इस्तीफा इस कारण से दिया। हालांकि देश को पता लग गया किन कारणों से दिया था। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, उसके बाद एक आरटीआई फाइल हुई, अगर आपको ध्यान हो तो उसमें क्या पूछा गया कि उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति से मिलने के लिए कब आए थे इस्तीफा देने के लिए। तो जवाब क्या मिला राष्ट्रपति भवन से, पता है आपको? कि इस बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है। यानी कि उपराष्ट्रपति जी इस्तीफा देने गए होते तो टाइम तो बता ही देते भाई, समय, और इस्तीफा जो था वो पब्लिक डोमेन में। तो ये सारे का सारा घटनाक्रम कुछ कह रहा है, और ये सारी चीजें अगर स्पष्ट जवाब प्रधानमंत्री जी ने भी 21 जुलाई का जवाब 22 अगस्त को उनको 2 लाइन के ट्वीट से दिया कि मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ स्वास्थ्य के लिए। बस प्रधानमंत्री से प्रोटोकॉल में ऊपर होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और संवैधानिक पद देश का नंबर 2। अगर उनका इस्तीफा आया था तो पहला काम प्रधानमंत्री का सेम डे नहीं बनता था क्या? और उसके बाद भी अगले दिन दोपहर को रिएक्ट किया 2 लाइन के, और अब जाके 33 दिन बाद उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सबको पता है कि उन्होंने इस्तीफे में क्या लिखा था, इसमें नया कुछ भी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं 11.25 साल के बाद पहली बार ओवरऑल रक्षात्मक दिख रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष के जो पूरे चारों तरफ हमलावर तेवर है और जो देश का पूरा माहौल है, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार चाहे जवाब देने की मजबूर तो होना पड़ा, नहीं दिया वो एक अलग पक्ष, लेकिन जवाब देने को मजबूर होना पड़ रहा है, सामने आना पड़ रहा है। ये एक बड़ी चीज है मुझे लगता है, और इसका श्रेय मुझे लगता है विपक्ष को ही जाएगा, क्योंकि डॉगी मीडिया ये सब का तो आपको रोल पता ही है, काउंटर क्वेश्चन या क्वेश्चन पूछने की किसी की हिम्मत बची नहीं। लेकिन धनखड़ का सवाल आज भी वही खड़ा है कि वो कहाँ है, ये तो आप स्वीकार करेंगे कि आज भी 35वें दिन 35 दिन के बाद इस एक्सरसाइज की जरूरत पड़ी क्यों? विपक्ष आज जिस तरीके से आक्रामक है, क्या इसको भी राहुल गांधी की एसआईआर के अगेंस्ट जो यात्रा चल रही है उसको जोड़ करके देखा जाए? क्योंकि एक के बाद एक लगातार इस तरीके का प्रयास हो रहा है कि किसी भी तरीके से टीवी स्क्रीन को बिजी रखा जाए, सोशल मीडिया को बिजी रखा जाए, ताकि राहुल गांधी को जितना कम हो सके उतना कम स्पेस मिले। नहीं, निश्चित तौर पर राम प्रकाश जी एक वाइडर जो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है ना, उसी का हिस्सा है। और जो आप सोचते हो कि राहुल गांधी को सीन से बाहर, राहुल गांधी का सीन तो है ही नहीं मीडिया के अंदर, वो तो आप भूल ही जाइए। चाहे वो टीवी स्पेस हो, चाहे अखबारों का स्पेस हो, वहां तो वही स्पेस है जो आपके साउथ ब्लॉक वाले मित्र तय करके भेजते हैं, इतनी खबर छपनी, इतने कॉलम में, फला पेज को, और ये हेडिंग के साथ छपेगा। तो वो सारा तो पहले प्री डिसाइडेड है। केवल जो ब्लैंक स्पेस है, सत्तारूढ़ पक्ष में कैसे वो सारा दिन चलाना है, उसके लिए ये सारी मैन्यूवरिंग होती है। हाँ, ये जरूर है कि जो देश का पूरा माहौल बना है, उस नैरेटिव में कहीं भारतीय जनता पार्टी पहली बार डिफेंसिव पे है। चाहे जैसा भी हो, सवालों के जवाब देने की कोशिश, आधे अधूरे नहीं। एसआईआर पर चर्चा क्यों नहीं हुई बता दीजिए, उसमें विधान पार्लियामेंट के अंदर 1 महीने कोई जवाब है किसी का? नहीं है। बाहर जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आधार को कार्ड बताइए, आधार को शामिल कीजिए। उसके बाद भी बीजेपी की आईटी सेल क्या लिख रही है? तो क्या और सुप्रीम कोर्ट को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा? बीजेपी की आईटी सेल क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गई है क्या? और क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गया है क्या? और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो भी चीज करनी है वो इलेक्शन कमीशन करे, वो दोनों पार्टी है उसके अंदर, वो इस बीजेपी आईटी सेल। तो ये सारी चीजें, आपको जो संबंध है वो तार कहीं ना कहीं जुड़ते हुए दिखाई देंगे। और बिहार के अंदर जिस तरीके का एक पूरा मोमेंटम बना है, जो टेम्पो बना है, जो ये वोट बचाओ यात्रा और ये सारी चीजें, और जो जिस तरीके का जन संवाद हो रहा है लोगों से, उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चिंता में है। उसके जितने भी सहयोगी आर्म है, चाहे वो चुनाव आयोग है, चाहे वो आईटी सेल है, चाहे वो बॉमेरियन मीडिया है, जितने भी हैं, उन सब के तेवर देख लीजिए। उनको राहुल गांधी को नहीं दिखाना, ठीक बात है, लेकिन जो पॉपुलर नैरेटिव बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज भी तो करना है ना। धनखड़ कहाँ है, इसका जवाब किसके पास है? गृह मंत्री से बेहतर कौन व्यक्ति हो सकता है जो केवल इसका जवाब दे देते हैं कि भाई अपने घर में है या फला जगह। सवाल पूछा गया क्या वो हाउस अरेस्ट में है? आप हाउस अरेस्ट मत मानिए ना, ये तो कहिए वो कहाँ है, इतना ही बता दे। तो आप समझ लीजिए, इतना भी कब पूछा गया और क्यों जवाब देना पड़ा होगा। तो इससे जो जवाब दिया, इसमें भी सवाल और ज्यादा बढ़ गए, जवाब नहीं मिला।
सवाल तो यही था ना कि हाउस अरेस्ट है या नहीं, आप हाँ या ना कह देते। धनखड़ साहब कहाँ हैं, दिल्ली में है या फला जगह, हो गया था जवाब। इस्तीफा क्यों हुआ, स्वास्थ्य कारणों से, ये तो कागज के ऊपर है। बिटवीन द लाइंस तो गृह मंत्री बताने से रहे। तो जो सवाल था वो तो वही छोड़ दिया आपने, हेडलाइंस को ग्रैब करने की कोशिश कर ली। चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये चीज तो हम हर मामले में देखते हैं ना कि सरकार में बैठे लोग इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री क्या कभी सवालों के जवाब देते हैं? ऑपरेशन सिंदूर पे, सीज फायर पे इतने सवाल पूछे गए, क्या उन्होंने दिए? ट्रंप के दावों पर इतने सवाल पूछे गए, क्या उन्होंने दिए? सदन के अंदर झूठ बोलने से भी अब सरकार को दिक्कत नहीं होती है। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जवान जो है शहीद नहीं हुआ, लेकिन अब तो उनके परिवार के लोग क्लेम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं वोट चोरी को लेकर के, इतने लंबे लंबे भाषण दे आए, बिहार जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करके आ रहे हैं, इतने दिनों के बाद वो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। बिहार एसआईआर से त्रस्त है, बाढ़ से त्रस्त है, पैकेज जो अनाउंस हुए वो आज तक नहीं मिले, उस पर सवाल पूछ रहा है, उस पर कोई जवाब नहीं। तो ये तो पुराना काम है सर, इसमें नया क्या है? अमित शाह ने अगर इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि धनखड़ साहब कहाँ हैं, तो इसमें नया क्या है? वास्तव में एक और सवाल है सर जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जिस गंभीरता के साथ ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या वाकई ये बड़ा खतरा नहीं है कि एक उपराष्ट्रपति जो देश के नंबर 2 संवैधानिक पद पर बैठा हो, इस्तीफे के बाद आज उसका अता पता नहीं चल रहा है? नहीं, ये बहुत ही गंभीर बात है और भारत के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। पहली बात तो इस बात का उदाहरण नहीं मिलता कि देश के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया हो ऐसे बीच में और संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर, और उसके बाद वो इनकम्युनिकेडो हो गए हो कंप्लीटली, कोई संपर्क, कोई संचार किसी भी रूप में, उनकी लोकेशन तक का देश को नहीं पता। ऐसा तो कभी नहीं हुआ और बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही। आपने बिल्कुल ठीक कहा, संसद के अंदर सवाल जवाब नहीं हो रहे, संसद के अंदर झूठ बोला जा रहा है। संसद, और संसद के अंदर क्या, संसद के बाहर भी बोला जा रहा है। बाहर तो सामान्य था, अब संसद के अंदर भी पूरे कन्विक्शन के साथ झूठ बोला जाता है कि चींटी भी नहीं मरी, मच्छर भी नहीं मरा, इस तरह की भाषा प्रयोग की जाती है। और हकीकत क्या है, जो शहीद हुए, जो जहाज गिरे, जो ये हुआ, उस पर जितने भी सवाल, वही बात फिर आएगी। धनखड़ को लेकर के एक लाइन का सवाल था, ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बहुत बेसिक जो सवाल थे वो विपक्ष ने साधारण सवाल पूछे, सारी लफाजी कर दिया आपने कई घंटों तक, लेकिन उसका जवाब तो नहीं मिला जो भी सवाल। तो बेसिकली राम प्रकाश जी, ये मूल चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये कंसेप्ट का इशू। आरएसएस के अंदर कभी भी सवालों को स्थान कभी ना तो दिया गया है, ट्रेनिंग का मूल हिस्सा, ना कभी सवालों को प्रोत्साहन दिया जाता है। जो टॉप पे बैठा व्यक्ति है, ही इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो जो ये कह दे वही सच है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, सवाल जवाब की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए मैं रह रहे के आपको कहता हूं कि मोदी जी का कंसेप्ट टू वे, एक कंसेप्ट है विपक्ष मुक्त भारत, जिसको उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत के तौर पर लॉन्च किया था, फेल हो गया। दूसरा है सवाल मुक्त भारत, कि कोई सवाल पूछता रहे। पहली बात तो आप सवाल दो मत, पूछो, जवाब मत दो, और जवाब दो तो अपनी सुविधा के मुताबिक दो, जितना आपको देना है उतना दो। ऑपरेशन सिंदूर पे इतने घंटे की चर्चा के बाद आपको क्या नई जानकारी मिली, बता दीजिए। और उसके बाद बाहर आकर के एयर चीफ क्या कह रहे, आर्मी चीफ क्या कह रहे, वो सारी चीजें तो सदन के डिस्कशन के अंदर होनी चाहिए ना, बाहर कैसे हो रही है? तो संसद की जो एक गरिमा थी, संसद की जो मर्यादा थी, जो एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल्स थे कि जब संसद चल रही है तो उसके बाहर कोई बोलेगा भी नहीं, संसद के अंदर ही होगा जो कुछ बात होगा पॉलिसी। तो वो सारी चीजें पीछे रह गई राम प्रकाश। ये नया भारत है, नए दौर का भारत है। इसमें सवाल वही होंगे जो मोदी जी चाहेंगे, जवाब भी वही होंगे जो मोदी जी देंगे या दिलवाएंगे, और वही दिखवाएंगे भी। इसके अलावा मेरे और आपके सवाल पूछने से या इस देश के सवाल पूछने से उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो नैरेटिव कंट्रोल करते हैं। तो जो रवांडा मीडिया का कंसेप्ट था वो हिंदुस्तान में बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने लागू कर दिया है। अब धनखड़ साहब पर तो चलिए जो जवाब आया, अब उपराष्ट्रपति की चुनाव की तैयारी हो गई है, सबको पता है भाई, दोनों तरफ के कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन हो चुके हैं। सर, जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, उनको लेकर के भी गृह मंत्री साहब ने कमेंट किया। अब वो कह रहे हैं कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलवाद के समर्थन में जो है वो सलवा जुडूम का फैसला दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई नक्सलवाद इनकी वजह से खत्म नहीं हो पाया था, अदरवाइज 2020 में खत्म हो गया होता, और ऐसे व्यक्ति को विपक्ष ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना रखा है, इत्यादि इत्यादि। अब इससे भी बड़ी खबर यह है कि रेड्डी साहब के समर्थन में देश के कुछ पूर्व जज लोग सामने आ गए हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है? साथ में ये भी एक सवाल बनता है कि देश का गृह मंत्री अगर जुडिशरी सिस्टम पर इस तरीके की टिप्पणी करता है और इस तरीके का आरोप लगाता है, ये कितना गंभीर है?
क्योंकि इससे पहले इनकी ही पार्टी का चुना हुआ सांसद सुप्रीम कोर्ट को गृह युद्ध कराने का जिम्मेदार मान चुका है। और अब सवाल एक और मैं जोड़ रहा हूं इसके साथ, इन सारी परिस्थितियों के लिए आज सुप्रीम कोर्ट खुद कितना बड़ा जिम्मेदार है। राम प्रकाश जी, मुझे लगता है आपका भी मन है सुप्रीम कोर्ट की कंटेंट में दोनों का साथ चलने का। आज के आपने तमाम फैसले देखे होंगे, जिस तरीके से 5 व्यंगकारों को माफी मांगने के लिए कहा गया। आज का ही फैसले, आज लगातार ऑर्डर हुए सुप्रीम कोर्ट में सुबह से, तो उसमें 5 व्यंगकार जो होते हैं, सेटायरिस्ट जिसको आप बोलते हैं, उनको कहा गया आप माफी मांगिए। तो मुझे लगता है आप भी उस लक्ष्मण रेखा की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि वो हम पे ही लागू है। अब मानना मेरे ऊपर, आपके ऊपर ही लागू है। जो सवाल पूछते हैं कंटेम्प्ट उन पे लागू है। जो ये कहते हैं कि देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस संजीव खन्ना इस देश में हो रहे सभी गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार है। कोर्ट श्रीकांत दुबे, उनको नोटिस भी गया हो तो बता दीजिए, नोटिस, बाकी तो छोड़ दीजिए। गृह मंत्री जी ने क्या कहा? गृह मंत्री जी ने जस्टिस रेड्डी के बारे में ये कहा, सलवा जुलूम, उनको इतने बड़े पद पर है वो, क्या उनको इस बात का आइडिया नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच हो या हाई कोर्ट की बेंच हो, वहां पर फैसले कभी भी विचारधारा के दम पर नहीं दिए जाया करते। वहां पर जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो बहस होते हैं, जो ड्यू प्रोसेस है ला का, उसके तहत होते हैं। और वो जो फैसला था वो जस्टिस रेड्डी का अकेले नहीं था, बीबी का फैसला था, 2011 का फैसला, आज 2025 है, 14 साल बाद उसके रेफरेंस का क्या मतलब? सोचिएगा इस पर। यानी कि 2011 के 70 साल के रेफरेंस पे चल रही है, वो 14 साल का रेफरेंस कौन सा पुराना हो गया अभी? तो इसको नया नॉर्मल मान लीजिए ना, नया नॉर्मल मान लीजिए कि यही सच है। नए दौर की सच्चाई है ये कि वो कुछ भी कहने को स्वतंत्र। जब सिटिंग सीजीआई को गृह युद्ध, पहली बात तो ये बताइए गृह युद्ध होकर रहे, बताइए, बताना चाहिए, उन्हीं को बताना चाहिए। अगर वो निशिकांत दुबे बता देना, अमित शाह जी बता दे गृह युद्ध कहाँ चल रहा है, हमें भी आइडिया हो। आपने गृह युद्ध के जिम्मेदार तो अमित शाह ज्यादा है ना। सुप्रीम कोर्ट अगर करा भी रहा है तो सब कुछ तो अमित शाह की जिम्मेदारी पे, क्योंकि भाई गृह मंत्री हैं। नहीं, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं, गलत बात है, किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं, उनको छोड़ के सारा देश जिम्मेदार है। जिम्मेदारी मुक्त भी है भारत, सवाल मुक्त और ये विपक्ष मुक्त नहीं, जिम्मेदारी मुक्त भी भारत, इसमें नया शब्द जोड़ लीजिए। अब सवाल ये है कि जब उन्होंने ये बात कही केरला के अंदर कई परसों, और सलवा जुलूम क्या था, एक एक्टिविस्ट संगठन बनाया गया था नक्सलवाद को लड़ने के लिए, तो उसको तमाम ला के पैरामीटर्स के ऊपर अवैध पाया गया, उसके ऊपर फैसला हुआ राम प्रकाश जी 2011 के बाद। तो पहली बात तो जस्टिस रेड्डी का कोई सिंगल बेंच का फैसला नहीं था, इट वाज ए डीबी प्रॉपरली आर्गुमेंट, सारी बात। अब 18 जजों ने, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज है, बहुत माने हुए जज, 18 जज सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड, और हाई कोर्ट के पुराने जजेस कौन कौन है उसके अंदर? उसमें जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पहले बता रहा हूं आपको, 18 जजेस ने कहा है, ए.के. पटनायक साहब, जस्टिस अभय ओका, गोपाल गौड़ा, विक्रमजीत सेन, कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर, जस्टिस जे चंद्रशेखर, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के एक्स जजेस हैं। उसके बाद फॉर्मर जो चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर, एस मुरलीधर और संजीव बैनर्जी, और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं अंजना प्रकाश, सी प्रवीण कुमार, गोपाला रेड्डी, जी रघुराम, के कन्नन, के चंद्रू, बी चंद्र कुमार, कैलाश गंभीर, और 2 प्रोफेसर मोहन गोपाल और संजय हेगड़े सीनियर एडवोकेट। उन सब ने क्या कहा है? उन सब ने यही तो कहा है कि हाई कोर्ट के जो कोर्ट के फैसले थे वो दिखा दीजिएगा, मैंने चिट्ठी भी भेजी है आपको, उसमें उन्होंने कहा कि जो भी चुनाव प्रचार होता है वो सिविलिटी और डिग्निटी की परिभाषाओं में होना चाहिए, उसके दायरे में होना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा चुनाव, पंचायत का चुनाव नहीं है या नगर परिषद का चुनाव नहीं है, ये देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद का चुनाव है। इसमें जो भी आर्टिकुलेशन कोई भी करता है पक्ष, वो सिविलिटी के दायरे में होनी चाहिए, वो मेरिट्स के दायरे में होनी चाहिए कैंडिडेट के, और वो मुद्दों पर होनी चाहिए, ना कि 14 साल पुरानी किसी ऐसी बात पर जिसको आप कभी भी फैसले तो विचारधारा के दम पे लिए नहीं जा सकते न्यायपालिका, अदरवाइज तो वर्टिकल डिवीजन हो जाएगा। तो उन सब ने इसको एक तरीके से कंडेम किया है और आग्रह भी किया है कि इस तरह के आर्टिकुलेशन से बचा जाए, इस तरह के नैरेटिव से बचा जाए। लेकिन बीजेपी के लिए कतई कोई नई चीज नहीं है, वो लाते ही आउट ऑफ बॉक्स चीज है निकालकर, जिस चीज की मैं आप कल्पना नहीं कर सकते। यार वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का ये भी नैरेटिव हो सकता है, आप बताइए हो सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट के जज की निष्ठा पे इस तरह का सवाल कौन उठा रहा है? देश के गृह मंत्री। ये तो आपने कभी नहीं देखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि चुनाव जीतने के लिए आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर नैरेटिव को डेवलप करने के लिए। नक्सलिज्म फला कहा, 2020 में नक्सलिज्म खत्म हो चुका हो, तो भाई 2014 से तो आपकी सरकार है, ठीक? बिहार में जाते हैं तो क्या कहते हैं
ये प्रवासी जितने विदेशी दूसरे देशों के 11 साल से तो आप हैं। वो आ कैसे गए? बिहार के अंदर इतनी बड़ी ये होगी। कल एक स्टोरी प्लांट की आप देखी हो शायद, पता नहीं मिस कर गए, 65 लाख बिहारियों के नाम कट गए, इस पे चर्चा नहीं थी। आप जानकर स्तब्ध रह जाएंगे, क्या चर्चा थी पता है आपको? ब्रेकिंग न्यूज सारे कॉमेडियन चैनलों पे, कि बिहार के अंदर 2 पाकिस्तानी महिलाओं के वोट मिले, 2 महिलाओं, और ब्रेकिंग न्यूज थी। और वो जो 65 लाख कट गए उसका कहीं जिक्र नहीं था। राम प्रकाश जी, 65 लाख वोट कटे हैं, 243 विधानसभा है। एक बार उनको भाग करके देखा आपने पर कंस्टिट्यूंसी कितने वोट कट रहे हैं? 27,000 से ऊपर। और एक कंस्टिट्यूंसी में विधानसभा में जीत और हार का अंतर कितना होता है? 2,000 से लेके 20,000 25,000। तो पूरे का पूरा 2,243 जो सीटें हैं उसका तो हिसाब कर दिया ना आप। उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बीजेपी की आईटी सेल आधार को लेकर टिक्का टिप्पणी कर रही है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके का पहले किया, 2 बार उनके आदेश को स्पष्टीकरण दोबारा देना पड़ा। आप सोचिए देश जा किस तरफ रहा है। ये नया नॉर्मल और नया नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। चाहे वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का कैंपेन हो, चाहे पुराने वाइस प्रेसिडेंट का गायब हो जाना हो, चाहे उनसे जुड़े हुए सवाल हो, चाहे उससे जुड़ी हुई कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो। आप कहिए ना कि ही इज नॉट अंडर हाउस अरेस्ट, कहिए कहां है, बता दीजिए, शहर बता दीजिए, कहां समस्या। इस्तीफे का कारण बताने की बात नहीं थी, सवाल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताने की थी। आपने बता दिया क्या? जस्टिस बी रेड्डी चुनाव लड़ने आए हैं, आप मेरिट पे प्रचार आप भी कीजिए, वो भी करेंगे, कहां समस्या है? आपके पास तो अदरवाइज सरकार में है, आप बहुमत का एज है, फिर आपको बिलो दी बेल्ट हिट करने की क्या जरूरत पड़ी? लेकिन ये नया नॉर्मल है कि जो आपके स्कीम ऑफ थिंग्स के खिलाफ खड़ा भी दिखाई दे उसको डिमीन कर दो, डिह्यूमनाइज कर दो। क्या मतलब है? कहां सलवा जुडुम, कहां ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, कब की घटना, आज क्या है, पूरा का पूरा संदर्भ क्या है? लेकिन ठीक है, वही बात आप वाली है कि 1947 से पहले की सारी चीजें हैं, उसके बाद का कुछ नहीं, 2014 के बाद का कुछ नहीं। सर, सलवा जुडुम का जिक्र कर लेना कितना जरूरी था अमित शाह साहब के लिए? क्या इससे उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो बदल जाएगा, उसकी रूपरेखा बदल जाएगी? मतलब कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई रेफरेंस भी नहीं। लेकिन चूंकि केरल के अंदर थे और साउथ इंडिया को वो भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां एक खास तरह का एटमॉस्फेयर, राष्ट्रवाद है ना भाई आपकी मेन यूएसपी, तो कि राष्ट्रवाद का टेंडर केवल मेरे पास है और मुझे छोड़ करके आप सारे राष्ट्रद्रोही हो, मैं ही काम कर रहा हूँ राष्ट्र के लिए। ये जो कंसेप्ट है, ये भी तो पिछले 100 साल चल रहा है ना, अभी अगले महीने 100 साल होने वाले हैं एक एनजीओ के। तो उसी एनजीओ के लेकर के सारे ये लोग हैं जो उस एनजीओ के आर्टिकुलेशन है उसी को एम्पलीफाई करते रहते हैं। और आज तो उन्होंने बताया कि मैं भी एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, मोदी जी भी जुड़े हुए, अडवाणी जी भी जुड़े हुए थे। आज उस पूरा एनजीओ के बारे में भी उन्होंने भरपूर ज्ञान दिया। लेकिन सर, दक्षिण के तमाम राज्यों में उस एनजीओ को भी तो उसी तरीके से देखा जाता है जैसे अमित शाह साहब सलवा जुडुम का जिक्र कर रहे हैं। नहीं, आप प्रकाश जी कमाल एक और सोचिएगा, आपके शायद चर्चा मेरी नहीं हुई कभी भी। पूरे देश के अंदर अगर मैक्सिमम आरएसएस की शाखाएं कहीं पर है, तो आपको पता है कहां पे? मैक्सिमम नंबर ऑफ जो शाखाएं हैं दे आर इन केरला एंड दे आर मोर देन उत्तर प्रदेश। जबकि उत्तर प्रदेश का केरल का साइज का कोई मुकाबला नहीं है उस तरीके से। उसके बावजूद भी केरल के अंदर बहुत सालों से 80s से लगातार बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन की कोशिश में है वो एनजीओ। मैं तो नाम भी नहीं लेता, एनजीओ कहता हूँ। मोदी जी ने अच्छा काम कर दिया, हमारा शॉर्ट फॉर्म बता दी, एनजीओ के उसमें करते हैं। तो वहां पर कोशिश पूरी है। और वो जो इनका एक एमएलए था ना, एक बार गलती से जीत गया था पहले, तो जब उससे पूछा हारने के बाद, अगली बार हार गया बेचारा, तो उससे पूछा कि आप हार कैसे गए? उसने कहा ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारी बात नहीं सुनते। तो जहां भी पढ़े लिखे लोग हैं वहां ये बेचारे डिस्क्रेडिट कर दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि इनके सिलेबस में वही बात है, कल क्या कह रहे थे आपने आपने के जो पुराने चेहरे थे अनुराग ठाकुर, उनकी बात नहीं सुनी। दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री पता है आपको कौन है? कल बताया उन्होंने। तो आप सोचिए, ये नया भारत है, ये नई खोज है, नया शोध है, नया विज्ञान है। मैंने तो आज पूछा कि भाई अगर हनुमान जी थे तो ये शुक्ला जी का शुभ ऐसे क्या करवा रहे हो लखनऊ के अंदर? 543 करोड़ किस बात के फूक दिए? हनुमान जी से ही पूछ लेते मंदिर में बैठ के कि सर कैसे जाना बताओ, रॉकेट वाकेट का खर्चा बच जाता, ये सारे दुनिया भर के परीक्षण बच जाते। ये तो हाल है। अनुराग ठाकुर से कोई पूछे कि उसके बच्चे अगर ये जवाब दें स्कूल के अंदर तो क्या होगा? उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं और मेरे आपके बच्चे को हनुमान जी बता रहे। सर, थोड़ी हंसी आ रही है, दर्शक माफ करें उसके लिए। भाई, ये सवाल मेरा ये है सर
जो आप कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर के बच्चे नहीं, जिन बच्चों से अनुराग ठाकुर ये पढ़ा रहे थे उनको बता कर के आए हैं, अगर उन्हीं बच्चों ने परीक्षा में लिख दिया तो क्या उनका नंबर नहीं काटा जाएगा? इस बात की गारंटी अनुराग ठाकुर लेंगे क्या? नहीं, ये बात तो देखिए स्मृति ईरानी बता सकती है, पूर्व एचआरडी मिनिस्टर है, और वो भी इसी विषयों की, सारे विद्वान है वैसे तो, भारत का जो केंद्रीय कैबिनेट है वो सारे विद्वान है। धर्मेंद्र प्रधान भी कोई कम छोटी प्रतिभा नहीं है। उनको सवाल जुड़वा देना चाहिए कि पहला अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे, कहाँ समस्या है, ठीक हो जाएगा वो, वरना आप लिख के देख लीजिए क्या बढ़ेगा आपका परीक्षा में। तो ये जो होता है ना कि सलवा जुडुम ले आए, फला ले आए, ये वैसे नहीं। आप बताइए, कहा तो शुक्ला को टिकट खरीद करके, एक सीट खरीद करके वहां भेजा जा रहा है। पहले ऑपरेशन सिंदूर को बेच रहे थे, अब कई दिन से शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा को वो करते जा रहे हैं। 2040 में एक रॉकेट जा रहा है, उसका स्पेसशिप टेस्ट हो रहा है। दुनिया भर की इवेंट्स क्रिएट कर रही है, जो मूल सवाल है, मूल मुद्दे हैं, उन पर नहीं आ रहा है, और पूरे नैरेटिव का मजाक बना दे रहा है। आप बताइए, कोई दुनिया में कोई सुनेगा कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? और अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के आईएनडी मिनिस्टर है। तो इस देश के लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि ये आपको कहां लेकर के जाए। किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है, जो ये बता दे वही जवाब। नंबर मिले ना मिले वो आपकी मेरी सिरदर्दी है, उन बच्चों की सिरदर्दी है जो फेल हो गए, उन्होंने बता दिया। उनके बच्चे नहीं बताएंगे, उनका सिलेबस अलग है, उनका बोर्ड भी अलग है, वो विदेश में पढ़ते हैं। ये तो मेरे राप वाले फेल हो गए यहाँ पर, जो ये लिखेंगे हनुमान जी पहले यात्री थे। मुझे तो लगता है कि अगर देश के किसी भी स्कूल में ये सवाल आता है और उसका आंसर अगर बच्चे हनुमान जी लिखते हैं और वो गलत होता है, तो पहले मुकदमा जो है अनुराग ठाकुर पर दर्ज होना चाहिए। देश के हर उस बच्चे का अभिभावक अनुराग ठाकुर के ऊपर मुकदमा दर्ज कराए जिसके बच्चे का इस प्रश्न के चलते एक भी नंबर, एक भी मार्क्स काटा जाता है। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो अनुराग ठाकुर जैसे लोग देश के जो भविष्य है उनके साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे, यही सब पढ़ाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सूट यही करता है, इसी को वो नैरेटिव के तौर पे फैलाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ही उनको आता है, इसी से उनका सारा सध जाता है जो वो साधना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।